हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ओलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि जो ट्रांजिस्टराइज जो पावर सप्लाई होते हैं, उस पावर सप्लाई में किस ट्रांजिस्टर पर कितना कितना वोल्ट प्राप्त होता है, उसके बारे में आज आप विस्तार से जान पाएंगे। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांजिस्टराइज जो पावर सप्लाई होता है उसमें कुल 4 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जिसमें एक यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जिसको हम लोग पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं या स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसके अलावे इसके काम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगाते हैं जिसका नंबर होता है 3807। और इसके काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका यहाँ इमीटर होता है, यहाँ कलेक्टर होता है और यहाँ पर बेस होता है। तो इसका काम क्या होता है कि यह जा करके इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के ज़रिए समझा है। तो इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है 3807 है। और इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि 764 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करना, और इसके काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्टोकपलर है, और इसके ऑप्टोकपलर के काम को कंट्रोल करने के लिए, फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि 1815 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। और यह ट्रांजिस्टर क्या करता है कि आउटपुट से निकलने वाला वोल्ट के अनुसार यह ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और यह ट्रांजिस्टर जा कर के ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये जो आउटपुट के रूप में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, यह ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रांजिस्टराइज जो पावर सप्लाई होते हैं उसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक यहाँ, इसके बाद एक यहाँ, फिर एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है। आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि जो ट्रांजिस्टराइज जो पावर सप्लाई होता है उसमें किस ट्रांजिस्टर पर कितना कितना वोल्ट मिलता है, यानी कि वोल्टेज डिटेल के बारे में जानेंगे। पावर सप्लाई से रिलेटेड कुल 10 फॉल्ट होते हैं। तो 10 फॉल्ट में अनेकों प्रकार से जांच करते हैं। तो 10 फॉल्ट में से एक सबसे महत्वपूर्ण फॉल्ट होता है सेट डेड का होता है। स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं हो और इस स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में टेलीविज़न सेट को डेड मानते हैं। तो डेड की स्थिति में सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई की ही जांच करते हैं कि क्या पावर सप्लाई से टेलीविज़न सेट में बने हुए अन्य विभाग को सही रूप से सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी पहले हम लोग जांच करते हैं। तो पावर सप्लाई की कैसे जांच करेंगे कि पावर सप्लाई ओके है या नहीं है। तो पावर सप्लाई की जांच यही है कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं वे निकलने चाहिए, यानी कि आउटपुट से यहाँ 110 वोल्ट, यहाँ 24 से 25 वोल्ट, इसके बाद यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट और यहाँ पर 15 से 18 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर ये सप्लाई मिले तो ये समझेंगे कि पावर सप्लाई ओके है। और अगर यहाँ सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में ये समझेंगे कि पावर सप्लाई डेड हो गया है। पावर सप्लाई की कभी भी रिपेयरिंग करना हो तो पावर सप्लाई से निकलने वाले सप्लाई का कनेक्शन मुख्य रूप से जो एक 110 वोल्ट यानी कि 110 वोल्ट के लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जाता है, इस लाइन का कनेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन से काट देते हैं और उसके बाद ही पावर सप्लाई की हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। अगर ये लाइन को अगर आप नहीं काटेंगे तो उस स्थिति में अगर पावर सप्लाई डिस्टर्ब होगा, सही रूप से काम नहीं करेगा, तो आउटपुट का वोल्ट अगर हाई होगा, आवश्यकता से अधिक हाई होगा या आवश्यकता से अधिक लो होगा, तो उस स्थिति में इस टेलीविज़न सेट के अनेकों कंपोनेंट जो है ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए 110 के लाइन का कनेक्शन जो है टेलीविज़न सेट के अन्य सेक्शन से काट देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि यहाँ से देखिएगा कि 110 के लाइन से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। रजिस्टर के द्वारा यही सप्लाई EST के एक टर्मिनल को दिया जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इस टेलीविज़न सेक्शन में बना हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन सही रूप से काम करे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से एक डायोड और एक रजिस्टर के द्वारा जो सप्लाई दिया जाता है, इस लाइन को हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ही पावर सप्लाई की हम लोग भली भांति रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो इसके पहले कनेक्शन को काटेंगे। तो इसके लिए सोल्डिंग आयरन के द्वारा सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जो रजिस्टर लगा होता है, यहाँ के जो रजिस्टर है
उस रजिस्टर के किसी एक लेग को हम लोग क्या करेंगे तो ओपन कर देंगे। यहाँ का देखिए एक लेग जो है निकाल देते हैं। जब एक लेग निकाल देंगे तो उसके बाद अब जो है इस पावर सप्लाई को अब हम लोग जो है रिपेयरिंग करके यानी कि जो है विधिवत चेक करके और हम लोग पता लगाएंगे खराबी कहाँ की है। तो यहाँ से यहाँ जब रजिस्टर निकाल देंगे तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में पहले फिट करेंगे और कंटिन्यूटी के रेंज में पहले फिट करने के बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है मल्टीमीटर कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर दिए हैं। फिट करने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर लगा हुआ है उसका जो है क्या उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसे जब मल्टीमीटर है कि ये जो दो प्रोब है दोनों प्रोब को जब इस प्रकार से जब टच करेंगे तो बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टच करने पर बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। अब एक मल्टीमीटर के एक तार को यहाँ फिट करेंगे, एक यहाँ फिट करेंगे और एक यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। और अब क्या करेंगे कि इस पावर सप्लाई में ही हम लोग बल्ब का कनेक्शन करेंगे। बल्ब के 100 वाट का एक बल्ब ले लेंगे और बल्ब का एक टर्मिनल को इस पॉजिटिव लाइन में जोड़ेंगे। 110 का जो पॉजिटिव लाइन है 110 वोल्ट का जो पॉजिटिव लाइन है इस लाइन में जोड़ देंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को इस नेगेटिव लाइन में जोड़ेंगे यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी में जोड़ेंगे। तो यहाँ बल्ब का लोड देंगे ताकि पावर सप्लाई का सही रूप से जांच हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर बल्ब का लोड देते हैं। तो इसके लिए एक बल्ब ले लेंगे 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब ले लेंगे और बल्ब के जो दो टर्मिनल होंगे उसमें एक टर्मिनल को ले जा कर के हम लोग निगेटिव लाइन में जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो है लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, यहाँ देख रहे हैं कि यह लंबी एवं चौड़ी पट्टी है। तो एक टर्मिनल है एक यहाँ जोड़ देंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जोड़ रहे हैं बल्ब के दूसरे टर्मिनल को और जोड़ने के बाद जब यह बल्ब का कनेक्शन हो गया तो अब हम लोग इस पावर सप्लाई की जांच करेंगे कि क्या पावर सप्लाई ओके है या नहीं है, पावर सप्लाई सही है या नहीं है, इसकी हम लोग अब जांच करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ सप्लाई देंगे, लेकिन सप्लाई देने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी होता है कि कहीं पावर सप्लाई में शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर पावर सप्लाई में अगर शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में जैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ सप्लाई 220 वोल्ट देते हैं तो 220 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही देंगे वहाँ यहाँ का लगा हुआ फ्यूज़ उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कब? जब अगर पावर सप्लाई में शॉर्टिंग होगी तब। तो शॉर्टिंग की जाँच कहाँ कहाँ करेंगे? तो शॉर्टिंग की जाँच हम लोग 3 जगह करते हैं। नंबर 1 करते हैं कि यह जो AC लाइन है इस AC लाइन में शॉर्टिंग की जाँच करेंगे और नंबर 2 शॉर्टिंग की जांच DC लाइन में करते हैं, जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर लगा होता है और उसके निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जहां जो है बने होते हैं वहां हम लोग DC लाइन में शॉर्टिंग की जांच करेंगे। और इसके बाद पावर सप्लाई के आउटपुट के लाइन में शॉर्टिंग की जांच करते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है। तो 3 स्थान पर हम लोग शॉर्टिंग की जांच करते हैं। तो किस प्रकार से शॉर्टिंग की जांच करेंगे उसको पहले समझेंगे, उसके बाद ही यहाँ सप्लाई देंगे। 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर तभी देना है जब पावर सप्लाई में शॉर्टिंग नहीं हो तभी देंगे। अगर आप शॉर्टिंग की स्थिति में भी सप्लाई देना चाहते हैं तो उस स्थिति में सप्लाई के लाइन में सीरीज बल्ब का यूज़ करते हैं। सीरीज बल्ब के द्वारा सप्लाई देते हैं ताकि शॉर्टिंग अगर हो भी तो उस स्थिति में आपका बॉल जो है फुल लाइट में जलेगा और उससे पता चलता है कि हाँ टेलीविज़न सेट में शॉर्टिंग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शॉर्टिंग की जांच करेंगे। तो शॉर्टिंग की जांच हम लोग कॉल टेस्टिंग में करते हैं। तो शॉर्टिंग की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर देंगे। यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद मल्टीमीटर में 2 तार होते हैं, एक काला होता है और एक लाल होता है। तो काला और लाल जो तार होते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि काला जो आपका जो तार होता है उसमें हम लोग क्रोकोडाइल क्लिप लगाए हुए, इसलिए ताकि इसको परमानेंट एक जगह फिक्स करके आवश्यकता अनुसार जो है हम लोग लाल तार से यानी कि रेड प्रोब से जहाँ जांच करना होता है वहाँ पर जांच कर पाए। तो टच करके देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। अब क्या है तो यहाँ अब इसमें जांच करेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देते हैं तो 220 वोल्ट की सप्लाई जहाँ देते हैं जिस टर्मिनल पर देते हैं वहाँ हम लोग को किसी भी स्थिति में जब मल्टीमीटर के दोनों तार को रखेंगे, एक तार को यहाँ रखेंगे और एक तार को यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो किसी भी स्थिति में यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
अगर यहाँ बीप की आवाज़ प्राप्त हो तो ये समझेंगे कि एसी लाइन में शॉर्टिंग है। लेकिन यहाँ आपको शॉर्टिंग की जांच करने से पूर्व जो यहाँ डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन करते हैं उस कनेक्शन को हटा देते हैं। यहाँ जो डिकोसिंग कॉइल का जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को पहले हटा देंगे, यहाँ उसके कनेक्शन को जो है छुड़ा देंगे और छुड़ाने के बाद ही यहाँ शॉर्टिंग की जांच करेंगे। और जब टेलीविज़न सेट ओके हो जाए, जब चालू हो जाए, जब उसमें जो है लाइट और आपका आवाज़ प्राप्त होने लगे तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर टेलीविज़न सेट को ऑफ करके और फिर जो है डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले शॉर्टिंग की जांच की। यहाँ पर किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यही शॉर्टिंग है हम लोगों को यहाँ जब चेक किए तो यही जांच जो है हम लोग यहाँ जो लाइन फिल्टर होता है उस लाइन फिल्टर के इनपुट पर चेक करना होता है कि इनपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और अगर इनपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त हो या साथ ही साथ यहाँ देखेंगे आउटपुट है, आउटपुट पर भी शॉर्टिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर इनपुट और आउटपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त हो तो उस स्थिति में ये समझिए कि यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर या यहाँ लगा हुआ आपका VDR, बहुत सारे टेलीविज़न सेट में VDR लगा होता है, तो VDR खराबी होगी, VDR की खराबी होगी या यहाँ के कैपेसिटर की खराबी होगी। उसके बाद भी VDR कैपेसिटर अगर सही हो फिर भी अगर यहाँ शॉर्टिंग प्राप्त हो तो देखिएगा कि यह लाइन जो है इनपुट और आउटपुट है, ये लाइन ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से यहाँ एक NTC लगा होता है। तो जब यहाँ पर अगर शॉर्टिंग नहीं प्राप्त हो तो उस स्थिति में यही शॉर्टिंग है हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मल्टीमीटर के तार को रखेंगे और एक तार को यहाँ से यहाँ शॉर्टिंग भी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं मिले और यहाँ पर अगर शॉर्टिंग मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ है जो NTC होता है वो NTC की खराबी होगी। और इसके बाद यही शॉर्टिंग है अगर यहाँ पर मिले तो उस स्थिति में यहाँ लगे हुए इस लाइन से लगे हुए जितने भी डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड यहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ डायोड और या तो कैपेसिटर, डायोड कैपेसिटर में से कोई भी खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपका जो लाइन फिल्टर होता है उसके आउटपुट पर और साथ ही साथ इनपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि एसी लाइन में यानी कि लाइन फिल्टर के इनपुट और आउटपुट में किसी भी प्रकार के शॉर्टिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लगातार मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर प्राप्त हो तो मुख्य रूप से आपकी खराबी यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर, यहाँ लगा हुआ VDR, इसके अलावे यहाँ चारों डायोड में से कोई डायोड या यहाँ लगे हुए कैपेसिटर की होगी। और अगर कभी कभी क्या होता है कि डिकोसिंग कॉइल भी शॉर्ट हो जाता है, तो डिकोसिंग कॉइल अगर शॉर्ट हो तो उस स्थिति में डिकोसिंग कॉइल में अगर खराबी होगी तो डिकोसिंग कॉइल के कनेक्शन करते ही अगर फ्यूज़ बार बार उड़ जाए तो उस स्थिति में या तो खराबी डिकोसिंग कॉइल की होगी या यहाँ लगा हुआ आपका PTC की होगी। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि हम लोग शॉर्टिंग की जाँच करेंगे। अब ये जो DC लाइन है यानी कि जो फिल्टर जो कैपेसिटर होता है इस पर शॉर्टिंग की जांच करेंगे। तो यहाँ ऐसे होते हुए एक यहाँ रख करके यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो रही है। वैसे यहाँ रखेंगे दोनों तार को, शॉर्टिंग आपको शो करेगा डायरेक्ट जब रखते हैं तो, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो रही है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग हो, DC लाइन में शॉर्टिंग हो, तो इस लाइन में DC लाइन से रिलेटेड जो निगेटिव और पॉजिटिव लाइन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उनकी खराबी हो सकती है। यानी कि यहाँ लगा हुआ जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर की खराबी हो सकती है। इसके अलावे यहाँ लगा हुआ आपका जो है ट्रांजिस्टर की खराबी होगी या ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, कंपोनेंट जो कि निगेटिव लाइन से जो जुड़े हुए कंपोनेंट होते हैं, तो अगर वो खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में लगातार आपको बीप की आवाज़ प्राप्त होती है। जैसे ऐसे जब दोनों तार को जब टच करा रहे हैं तो आपको बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है, यानी कि मल्टीमीटर सही है। और यहाँ जब रखते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो रही है। तो अगर प्राप्त नहीं हो तो ये समझेंगे कि DC लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है। तो AC लाइन में भी शॉर्टिंग चेक कर लिए और DC लाइन में भी शॉर्टिंग चेक कर लिए। अब हम लोग को शॉर्टिंग कहाँ जांच करना होता है, तो अब इस लाइन में शॉर्टिंग की जांच करना होता है। यानी कि पावर सप्लाई के आउटपुट के जो भाग हैं उसमें शॉर्टिंग की जांच करना। तो कहीं यहाँ तो शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के काला प्रोब को परमानेंट निगेटिव लाइन में रख देंगे। किस निगेटिव लाइन में रखेंगे, तो जो
आउटपुट से जो रिलेटेड जो आपका ग्राउंड है, यानी कि जो लंबी एवं चौड़ी पट्टी है जिसको हम लोग चेचिस ग्राउंड बोलते हैं, इस ग्राउंड में रखकर इधर की शॉर्टिंग की जांच करते हैं। जबकि इधर के शॉर्टिंग की जांच करने के लिए मल्टीमीटर के काला तार को इस ग्राउंड में रखना होता है और शॉर्टिंग की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ अब मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ फिट कर दिए और यहाँ पर फिट करने के बाद अब यहाँ जो फिट कर दिए तो अब यहाँ पर हम लोग शॉर्टिंग की जाँच करेंगे। तो ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, तो यहाँ मल्टीमीटर के एक तार को रखे, यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, बात बराबर है। और इसके बाद आउटपुट पर जब रखेंगे तो यहाँ पर लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि बीप की आवाज़ लगातार प्राप्त नहीं होनी चाहिए, बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। क्यों बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बल्ब का कनेक्शन किए हुए हैं। बल्ब के कनेक्शन को हटा करके ही यहाँ पर शॉर्टिंग की हम लोग जाँच करेंगे, क्योंकि बल्ब में फिलामेंट होता है और फिलामेंट के द्वारा यह पॉजिटिव और नेगेटिव आपस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बल्ब के कनेक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, तो किसी एक तार को पहले हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है बल्ब के किसी एक तार को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब ये बल्ब के एक तार को डिस्कनेक्ट कर दिए, अब देखिए यहाँ पर बल्ब के एक तार को जब डिस्कनेक्ट कर दिए, अब इसके बाद यहाँ पर शॉर्टिंग की जांच कर रहे हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर भी शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है और साथ ही साथ यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। नंबर आ सकता है, नंबर जो है कुछ नंबर जो है आपको जो है शो मल्टीमीटर में नंबर शो कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर जो शो कर रहे हैं तो ये नंबर का जो है अगर तार पलट कर चेक करेंगे तो नंबर में भी अंतर आना चाहिए। यानी कि कुछ नंबर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नंबर अगर शो करे, सपोज डेट यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर शो कर रहा है, तो ये नंबर जो है एक तरफ से शो करे तो दूसरे तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए या नंबर में अंतर आना चाहिए। अगर एक समान नंबर आए, ये कब चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर के तार को पलट करके चेक करते हैं, तो नंबर में भी अंतर आना चाहिए और परमानेंट बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है। अब मल्टीमीटर के तार को पलट करके चेक करेंगे, तो अब देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए अब मल्टीमीटर के लाल तार को परमानेंट ग्राउंड में रख देंगे और रखने के बाद अब चेक करेंगे यहाँ, तो यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक किए तो किसी भी नंबर शो देख रहे हैं कि नंबर शो की क्या पोजीशन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर का शो कर रहा है। अब देखिए फिर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी नंबर शो हो रहा है और यहाँ भी चेक किया तो नंबर शो हो रहा है। तो एक तरफ से नंबर लो और एक तरफ से नंबर हाई आना चाहिए, एक बराबर नंबर नहीं आना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं कि 500 के आसपास नंबर शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 500 के आसपास नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 500 या 600 के आसपास नंबर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से एक तरफ से 500 और दूसरी तरफ से जब चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर के तार को पलट करके जब चेक कर रहे हैं, यानी कि मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ फिट कर दिए और यहाँ चेक कर रहे हैं, तो नंबर या तो नहीं शो करेगा, अगर करेगा भी तो नंबर काफ़ी हाई शो करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि काफ़ी नंबर हाई शो, तो एक तरफ से लो और एक तरफ से हाई नंबर शो करना चाहिए। एक बराबर नंबर नहीं शो करना चाहिए और लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ प्राप्त होती है समझेंगे कि पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त हो, इस 110 वोल्ट के लाइन में बीप की आवाज़ प्राप्त हो, तो इस 110 वोल्ट के लाइन से रिलेटेड यहाँ कंपोनेंट, यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है कैपेसिटर की जांच करेंगे, यहाँ लगा हुआ डायोड की जांच करेंगे। इसके अलावा इस लाइन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ से यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर की जांच करेंगे। या आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में खराबी होगी तो यहाँ पर लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पावर सप्लाई का कनेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन से काटे हुए हैं, तो अब यहाँ पर बल्ब का पहले कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ही यहाँ सप्लाई देंगे। तो देखिए बल्ब का जो दूसरा जो वायर होता है, अब इसको ले करके यहाँ हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो बल्ब के दूसरे तार को यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ बल्ब के तार को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद अब हम लोग यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि पावर सप्लाई की क्या स्थिति है, पावर सप्लाई सही है या नहीं है, और किस प्रकार से किन किन ट्रांजिस्टर पर कितना कितना वोल्ट मिलता है उसकी हम लोग जांच करेंगे। तो अब आइए इस किट को सप्लाई देते हुए अब हम लोग चेक करेंगे कि पावर सप्लाई की क्या स्थिति है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर को वोल्ट डीसी वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे। तो यहाँ 200 वोल्ट 200 वोल्ट डीसी में फिट कर दिए हैं मल्टीमीटर को, और फिट करने के बाद
हम लोग यहाँ पहले सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद में चेक करेंगे कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो विभिन्न मान के वोल्ट निकलने चाहिए वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो बल्ब का कनेक्शन किए हुए हैं वो बल्ब से लाइट आना चाहिए। तो यहाँ सप्लाई दे करके और हम लोग चेक करेंगे, सप्लाई दे सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग कॉल टेस्टिंग में चेक किए कि इस AC लाइन में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है और साथ ही साथ DC लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है और जो पावर सप्लाई का जो आउटपुट लाइन है उसमें भी किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी सप्लाई देते हुए अब हम लोग आगे की ओर जाँच करेंगे। तो देखिए टेलीविज़न सेट को अब सप्लाई दे रहे हैं और सप्लाई देते ही देखे कि बल्ब जलना स्टार्ट हो गया है। तो बल्ब जलना स्टार्ट का मतलब है कि पावर सप्लाई ओके है, सही है। अब क्या पावर सप्लाई से जो वोल्ट निकलने चाहिए, जितने मान के वोल्ट निकलने चाहिए, जितने वैल्यू के वोल्ट निकलने चाहिए वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए पावर सप्लाई के आउटपुट में यहाँ 110 वोल्ट के आसपास वोल्ट हमको मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीमीटर के द्वारा कि लगभग 110 के आसपास वोल्ट हमको प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ हमको 24 से 26 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 24 से 26 वोल्ट के आसपास वोल्ट जो है प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ लगभग 12 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि लगभग 12 वोल्ट के आसपास वोल्ट और यहाँ 15 से 18 वोल्ट के आसपास वोल्ट हमको मिलनी चाहिए। तो वो भी जो है वोल्ट ओके है, यानी कि पावर सप्लाई के आउटपुट से निकलने वाले वोल्ट बिल्कुल सही है। अगर पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट आउट हो निकल रहे हों और फिर भी सेट डेड की स्थिति हो तो ये समझेंगे कि खराबी पावर सप्लाई की नहीं होकर के खराबी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन की होगी या वीडियो सेक्शन की होगी। तो कभी ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो वोल्ट निकलने चाहिए वे वोल्ट प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि वोल्ट किसी भी प्रकार का आउटपुट से वोल्ट नहीं मिलना या वोल्ट आवश्यकता से अधिक हाई हो जाना या वोल्ट आवश्यकता से अधिक लो हो जाना। मुख्य रूप से पावर सप्लाई में आपको ये वोल्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट 0 हो जाना, यानी कि किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं निकलना या वोल्ट हाई हो जाना या वोल्ट लो हो जाना। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से पावर सप्लाई अगर डेड के पोजीशन में हो, यानी कि पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं निकले, अभी देख रहे हैं कि वोल्ट आउट हो रहा है, तो और वह वोल्ट नहीं निकले या वोल्ट हाई निकले या लो निकले तो वो किस प्रकार से हम लोग जाँच करते हैं उसकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही साथ ये सभी ट्रांजिस्टरों के वोल्टेज डिटेल के बारे में जानेंगे। तो देखिए अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का वोल्ट आउट नहीं हो, यानी कि वोल्ट नहीं निकले या यहाँ पर जो बल्ब का कनेक्शन किए वो बल्ब जो है आपको नहीं जले, बल्ब से लाइट प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम लोग AC लाइन की जांच करेंगे कि कहीं AC लाइन में खराबी तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को सबसे पहले AC 750 के रेंज में फिट कर देंगे, यानी कि AC 750 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर देंगे और फिट करने के बाद हम लोग AC लाइन की जांच करेंगे कि यह AC लाइन सही है कि नहीं है। अब टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए और साथ ही साथ मल्टीमीटर को AC 750 वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए पहले AC लाइन की जांच करेंगे, यानी कि AC लाइन में लगे हुए कंपोनेंट की जांच करेंगे कि AC लाइन सही है या नहीं है। उसके बाद DC लाइन की जांच करेंगे, यानी कि DC सेक्शन की जांच करेंगे। तो पहले AC जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम लोग पहले जांच करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर का यह काला तार है, किस काला तार को निकाल लेंगे और इसके बाद यह लाल तार है, 2 तार से AC वोल्ट की जांच करेंगे। तो जहाँ 220 वोल्ट AC देते हैं सबसे पहले यहाँ जांच करेंगे कि यहाँ पर 220 वोल्ट के आसपास वोल्ट हमको मिलनी चाहिए। तो यहाँ बल्ब जलने का मतलब है कि AC लाइन और DC लाइन बिल्कुल ओके है, सही है। लेकिन ऐसा पोजीशन आ जाए कि अगर यहाँ से किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं निकले तो उस स्थिति में भी बल्ब का कनेक्शन किए रहेंगे और उसके बाद AC लाइन की जांच करेंगे। तो AC लाइन में कहाँ जांच करना होता है, तो सबसे पहले जहाँ 220 वोल्ट की AC देते हैं वहाँ जांच करेंगे। यहाँ जब जांच करेंगे तो यहाँ पर हमको लगभग मल्टीमीटर पर 220 वोल्ट मॉनिटर पर 220 वोल्ट शो करना चाहिए, लगभग 200 से लेकर के 220 वोल्ट। इसके बाद यही वोल्ट जो यहाँ चेक किए वही वोल्ट यहाँ से फ्यूज़ के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए वोल्ट। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी लगभग जो है वोल्ट प्राप्त हो रही है। इसके बाद यही वोल्ट लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट पर प्राप्त होनी चाहिए। इनपुट के बाद यही वोल्ट हमको लाइन ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर मिलनी चाहिए और आउटपुट पर जब मिले तो यही वोल्ट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक NTC लगा होता है, NTC के द्वारा यहाँ का वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले तो NTC को ख़राब मानेंगे और इसके बाद यही वोल्ट यहाँ जो डायोड लगे होते हैं उस डायोड पर मिलनी चाहिए वोल्ट। तो इस प्रकार से
जहाँ 2 डायोड के नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े होते हैं वहाँ वोल्ट मिलना चाहिए, और दूसरी वोल्ट जो है फिर यहाँ पर 2 डायोड को जो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े होते हैं वहाँ पर वोल्ट AC वोल्ट मिलनी चाहिए। और जब AC वोल्ट मिले तो इन डायोड के द्वारा उस AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो अब यहाँ हम लोग DC वोल्ट की जांच करेंगे। DC वोल्ट जांच करने के लिए इस मल्टीमीटर को हम लोग 1000 वोल्ट DC में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ रखेंगे, लाल तार को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर लगभग हमको 300 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग 300 वोल्ट की जांच करेंगे। कहाँ? तो इस कैपेसिटर के नेगेटिव पर मल्टीमीटर के काला तार को फिट करेंगे और पॉजिटिव पर लाल तार को फिट करेंगे, और लगभग 300 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 298 यानी लगभग 300 के आसपास वोल्ट हमको प्राप्त हो रही है। अब इस मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट यहाँ फिट कर देंगे, और लाल से जहाँ जहाँ वोल्ट जांच करना होता है वहाँ जांच करेंगे। तो यहाँ अब क्या करेंगे कि सप्लाई को काटते हुए अब यहाँ मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट यहाँ फिक्स कर देंगे, और फिट करने के बाद अब इसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए अब यही 300 वोल्ट की जब सप्लाई यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाए तो यही 300 वोल्ट ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इस एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को चला जाता है, और प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल से यही सप्लाई निकल करके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर वोल्टेज की जांच नहीं करना होता है, क्योंकि अगर जांच करेंगे तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग करता है उसका स्विचिंग अब नॉर्मल हो सकता है, और उस स्थिति में यहाँ का ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, या अगर ट्रांजिस्टर नहीं भी खराब होगा तो आपका मल्टीमीटर भी खराब हो सकता है। तो यहाँ अगर 300 वोल्ट मिले तो यही 300 वोल्ट की सप्लाई ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तक मिलनी चाहिए। तो ये कैसे जांच करेंगे कलेक्टर पर सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि यहाँ जांच करना है कि सप्लाई मिल रही कि नहीं मिल रही। तो कंटिन्यूटी की जांच कर सकते हैं यहाँ सप्लाई को काटते हुए, और ये जो 300 वोल्ट का लाइन है इसका कंटिन्यूटी यहाँ शो करना चाहिए, और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से होते हुए यहाँ तक शो करना चाहिए। अगर यहाँ तक कंटिन्यूटी शो करे तो इसका मतलब है कि यहाँ का दिया जाने वाला सप्लाई ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तक पहुँच रहा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर देंगे। यहाँ मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर देंगे। कंटिन्यूटी रेंज में फिट करने के बाद में यहाँ दोनों तार को जब टच करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है वह नेगेटिव लाइन से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर के इस जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है इसका इमीटर को नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ नेगेटिव प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि इस नेगेटिव लाइन को इससे ये जो नेगेटिव लाइन है उसका कंटिन्यूटी इससे शो करना चाहिए ट्रांजिस्टर का इमीटर। तो यहाँ कंटिन्यूटी शो करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव प्राप्त होगी, इसमें का नेगेटिव, ये जो नेगेटिव लाइन है वो नेगेटिव लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर आपको नेगेटिव प्राप्त होगी। इसके बाद पॉजिटिव कहाँ मिलनी चाहिए? तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। तो यहाँ यह जो है पॉजिटिव लाइन पर मल्टीमीटर के अब एक तार को रखेंगे, पॉजिटिव लाइन पर रखेंगे, और यही कंटिन्यूटी यहाँ तक शो करना चाहिए। यहाँ तक शो करने का मतलब है कि यह लाइन जो है पॉजिटिव लाइन का सप्लाई यहाँ तक आपको प्राप्त होगी। इसके बाद यही इसी का कंटिन्यूटी यहाँ शो होना चाहिए। अगर यहाँ शो करे और यहाँ नहीं शो करे तो समझिए कि आपका एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो है ओपन हो चुका है, और यही कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर। तो पॉजिटिव लाइन का कंटिन्यूटी कलेक्टर से शो करना चाहिए, और नेगेटिव लाइन का कंटिन्यूटी ट्रांजिस्टर के एमीटर से शो करना चाहिए। और अगर शो करे तो ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टर का एमीटर नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से होते हुए इस पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ट्रांजिस्टर को सप्लाई प्राप्त हो रही है। और इसके बाद भी अगर पावर सप्लाई से जो विभिन्न मान के वोल्ट निकलने चाहिए अगर नहीं निकलते हों तो हम लोग पावर सप्लाई की किस प्रकार से जांच करेंगे उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट नेगेटिव लाइन में यानी कि ग्राउंड में फिट कर देंगे। हॉट एरिया की जांच करना होता है तो मल्टीमीटर के काला तार को फ्लोटिंग ग्राउंड में फिट करते हैं, और अगर कोल्ड एरिया की जांच करना होता है तो मल्टीमीटर के काला तार को इस चेचिस ग्राउंड में फिट करते हैं। तो चूंकि अभी हॉट एरिया की जांच करना है तो कैसे जांच करते हैं, कब जांच करेंगे? जब यहाँ से किसी भी प्रकार का वोल्ट आउट नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ पर जांच करते हैं। तो अभी हम लोग जांच किए कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर तक सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है।
अब इसके बाद भी अगर पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट नहीं निकले तो उस स्थिति में हम लोगों को सबसे पहले जांच करना होता है कि ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट दिया जाता है। इस ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं, इसके काम को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। वो वोल्ट कैसे देते हैं, तो 300 वोल्ट के लाइन से यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है जिसको स्टार्टिंग रजिस्टर बोलते हैं। फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है और 300 वोल्ट के लाइन से यही यहाँ का वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस तक मिलना चाहिए। तो आइए उसको सप्लाई देते हुए समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग डीसी वोल्ट के रेंज में क्या करेंगे, तो फिट कर देंगे। तो इस मल्टीमीटर को हम लोग 1000 वोल्ट के डीसी रेंज में फिट कर दिए। फिट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 300 वोल्ट हमको सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर 300 वोल्ट मिल रही है। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है और ये सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। यहाँ पर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है तो यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ सप्लाई मिले और यहाँ सप्लाई नहीं मिले तो ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ आपका रजिस्टर जो होगा वो ख़राब होगा। इसके बाद फिर यही सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए, लगभग 10 वोल्ट। अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर ख़राब है। तो यहाँ पर 300 वोल्ट, 300 से यहाँ वोल्ट जो है घट जाता है और लगभग आपको 150 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए इस रजिस्टर के द्वारा। फिर यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा फिर यहाँ पर आपको लगभग 10 वोल्ट मिलने चाहिए। और यहाँ तक अगर वोल्ट नहीं मिले तो समझिए कि ये दोनों रजिस्टर में से कोई रजिस्टर ख़राब है। और जब यहाँ पर 10 वोल्ट मिल जाए तो ये समझेंगे कि ये दोनों रजिस्टर सही है। इसके बाद यही वोल्ट पावर सप्लाई को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वोल्ट के रूप में यह वोल्ट यहाँ से यहाँ दिया जाता है, यहाँ 10 वोल्ट। और यही वोल्ट ऐसे होते हुए इस ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यह वोल्ट जो है आपको यहाँ प्राप्त होनी चाहिए, लगभग 10 वोल्ट। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक डायोड और एक रजिस्टर लगे होते हैं और वो वोल्ट यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आपको काफ़ी कम हो जाएगा, लगभग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 वोल्ट शो कर रहा है, 1 वोल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे, 20 वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए। और यहाँ पर देखिए कि लगभग 10 वोल्ट आपको प्राप्त हो रहे थे, 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 10 वोल्ट के लगभग प्राप्त हो रही है। वही वोल्ट यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए और यही वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए। कैसे, तो ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इस ट्रिक के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए 10 वोल्ट। फिर यही वोल्ट यहाँ मिलने चाहिए। ये कब चार्ज करना है, जब पावर सप्लाई से किसी भी प्रकार का वोल्ट आउट नहीं हो, 0 वोल्ट हो। तो उस स्थिति में स्टार्टिंग वोल्ट जो कि ट्रांजिस्टर के बेस को मिलना चाहिए, जब तक नहीं स्टार्टिंग वोल्ट देंगे तब तक यहाँ से किसी भी प्रकार के वोल्ट आउट नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग वोल्ट के रूप में यहाँ से 2 रजिस्टर के द्वारा वोल्ट यहाँ, इसके बाद यहाँ से एक जंपर के द्वारा यहाँ मिलना चाहिए 10 वोल्ट और वही वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए 10 वोल्ट। और फिर यहाँ से यहाँ एक डायोड और एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। देख रहे हैं कि लगभग 1.49 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है, यानी कि लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्ट। और यही वोल्ट अब इसके बाद देखिएगा कि ऐसे होते हुए इस ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यही वोल्ट है आपको यहाँ तक मिलनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है 68 ओम्स का और उस रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पर वोल्टेज मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब इसके बेस को वोल्ट देंगे, स्टार्टिंग वोल्ट देंगे। तो यहाँ से यहाँ वोल्ट चेक करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज आपको जांच नहीं करेंगे। कब नहीं जांच करेंगे, जब पावर सप्लाई से वोल्ट निकले, यानी पावर सप्लाई अगर वोल्ट निकल रहा है इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट मिल रहा है। तो उस स्थिति में वोल्टेज की जांच नहीं करना होता है। जांच यहाँ पर तभी करना है बेस पर जब वोल्टेज किसी भी प्रकार के पावर सप्लाई से वोल्ट नहीं निकले, तभी बेस पर वोल्टेज की जांच करेंगे। अन्यथा ऐसे अगर जो है पावर सप्लाई ओके हो और ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर वोल्टेज की जांच करेंगे तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है और उस स्थिति में ट्रांजिस्टर आपका ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ तक चेक किए कि यहाँ तक हमको वोल्टेज प्राप्त हो रही है, यही वोल्ट यहाँ से यहाँ मिलने चाहिए, लगभग 0.64 के आसपास वोल्ट यहाँ पर मिलती है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग जाँच किए। अब जब ये स्टार्टिंग वोल्ट दे देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है, काम करना अपना शुरू कर देता है। और शुरू कर देता है तो उसके बाद यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको परमानेंट स्टार्ट रखने के लिए इसको परमानेंट अब क्या किया जाता है कि यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ से ऐसे होते हुए आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है और रजिस्टर के द्वारा
यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर AC वोल्ट आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर AC वोल्ट करीब में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद अब यहाँ जब एक बार जब स्विचिंग करा देते हैं यानी कि स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से AC वोल्ट आपको आउट होगी, निकलेगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर AC लगभग 3.4 के आसपास वोल्ट है और यही AC वोल्ट यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए और यही AC वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ AC चेक करना है, ना कि DC चेक करना है। और इसके बाद यही यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा, क्योंकि कैपेसिटर तो AC को जाने देता है, इस कैपेसिटर के द्वारा AC वोल्ट यहाँ मिलनी चाहिए और वही वोल्ट ऐसे होते हुए अब इसके बेस को जैसे AC देते हैं, AC में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो उसी प्रकार से जब नेगेटिव प्राप्त होगा तो इसके दोनों लेग आपस से हटेंगे, अब पॉजिटिव प्राप्त होगा तो दोनों लेग सटेंगे और 1 सेकंड में हजारों बार जब इसके दोनों लेग आपस में सटेंगे हटेंगे तो यहाँ AC उत्पन्न होगा और विभिन्न मान के वोल्ट बाहर निकलेंगे। तो AC वोल्ट यहाँ से आउट होता है, निकलता है और वही AC वोल्ट यहाँ से यहाँ DC नहीं चेक करना है, ना कि आप जो है DC के रेंज में चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग DC के रेंज में चेक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी प्रकार का वोल्ट प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर क्या चेक करना है तो AC चेक करना है, लेकिन AC यहाँ पर कब प्राप्त होगी, जब स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं, यहाँ से निकलने वाला स्टार्टिंग जब वोल्ट देते हैं तभी यहाँ से AC वोल्ट प्राप्त होती है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ का जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है। बेस का वोल्ट नियंत्रित करके यहाँ इस ट्रांजिस्टर के स्विचिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसको काम करने के लिए सप्लाई देना होता है और इसके काम को कंट्रोल करने के लिए, इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये दोनों ट्रांजिस्टरों के काम को कंट्रोल करने का काम यहाँ लगा हुआ ट्रांजिस्टर करता है, ताकि आउटपुट से निकलने वाला वोल्ट के आधार पर ये ट्रांजिस्टर जो है इन दोनों ट्रांजिस्टरों के काम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर और यहाँ लगा हुआ ट्रांजिस्टर को वोल्टेज किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ से निकलने वाला वोल्ट जो होता है वो AC वोल्ट होता है। वो AC वोल्ट कब प्राप्त होगी, जब यहाँ पर जब स्विचिंग एक बार स्टार्ट हो जाता है तो AC वोल्ट यहाँ पर प्राप्त होगी। और उस AC को DC में बदलने के लिए देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और इस डायोड का देखिएगा कि यहाँ जो है डायोड जो लगाया गया है, इस डायोड के द्वारा यहाँ पर हमको निगेटिव वोल्ट प्राप्त होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग 3.95 के आसपास, यानी कि लगभग 4 वोल्ट निगेटिव वोल्ट लगभग हमको क्या हो रही है तो प्राप्त हो रही है। यहाँ का निगेटिव वोल्ट फिर एक रजिस्टर के द्वारा, यहाँ से एक रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर मिलनी चाहिए लगभग 1 वोल्ट निगेटिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह शो कर रहा है, यानी कि निगेटिव वोल्ट हमको यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए लगभग 4 वोल्ट और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पर हमको लगभग -1 वोल्ट मिलनी चाहिए इसके बेस पर भी। और साथ ही साथ यही निगेटिव वोल्ट यहाँ से ऐसे होता हुआ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पर मिलनी चाहिए -1 वोल्ट। अगर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर और इसके बेस पर -1 वोल्ट प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में ये समझिए कि यहाँ से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकलने वाला जो AC वोल्ट होता है उस लाइन से रिलेटेड यहाँ से यहाँ लगा हुआ डायोड, इसके बाद यहाँ से लगा हुआ रजिस्टर की खराबी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ का वोल्ट अब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वोल्टेज जो है या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। अगर आवश्यकता से अधिक हाई लो हो जाएगा तो उस स्थिति में यह ट्रांजिस्टर जो है खराब हो सकता है, या यह जाकर के यह ट्रांजिस्टर जाकर के इस ट्रांजिस्टर को बार बार खराब कर सकता है। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्टेज नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे, इसके लिए देखिएगा कि इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए यही AC लाइन से यहाँ एक डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त करते हैं। यहाँ डायोड का कैथोड है तो कैथोड अगर होगा तो यहाँ हमको पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्ट प्राप्त हो रही है, जबकि इस डायोड के द्वारा यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रही है तो निगेटिव वोल्ट प्राप्त हो रही है। तो यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से यहाँ एक जीनर डायोड लगा होता है और जीनर डायोड के द्वारा यही पॉजिटिव वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ प्राप्त होगी और यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमको पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि इसके बेस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देते हैं। नेगेटिव कहाँ से दिए
तो यहाँ से यहाँ इस डायोड के द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ नेगेटिव दिए, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ एक डायोड के द्वारा फिर एक जीनर डायोड के द्वारा जंपर के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव दिए, ताकि यहाँ का वोल्ट फिक्स बना रहे, सही बना रहे। तो इसके लिए यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे करके लगभग 1 के आसपास वोल्ट यहाँ पर हमको मिलनी चाहिए ट्रांजिस्टर के इसके बेस पर, और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिलनी चाहिए। और इसका एमीटर निगेटिव लाइन में जुड़ा होता है, निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, और बेस डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के इसका कलेक्टर इस डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होता है। इसके बाद समझेंगे कि इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए भी सप्लाई चाहिए। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि ये 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ हमको लगभग 10 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। 300 वोल्ट के लाइन से 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 10 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो ये समझिए कि दोनों में से कोई रजिस्टर खराब है। और यहाँ का वोल्ट यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर मिलनी चाहिए। यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, तो इसके इमीटर पर हमको लगभग 10 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 10 वोल्ट नहीं मिले तो ये समझिए कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ आपका या जंपर खराब होगा या ये दोनों में से कोई रजिस्टर खराब होंगे, तो यहाँ पर 10 वोल्ट मिलने चाहिए। इसके बाद यही वोल्ट यहाँ से आप 5.6 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पर भी लगभग 8 से 10 वोल्ट हमको मिलनी चाहिए। अगर यहाँ वोल्ट मिले और इसके बेस पर नहीं मिले तो ये समझिए कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर 5.6 किलो ओम का खराब होगा, तो यहाँ पर वोल्ट आपको प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग देखें कि इसके बेस पर वोल्ट भी प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ इसके इमीटर पर भी वोल्ट सही है, और कलेक्टर पर लगभग निगेटिव 1 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से ऐसे होते हुए, और इसके भी बेस पर लगभग निगेटिव 1 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि यहाँ लगे हुए कंपोनेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले समझे। तो इस प्रकार से यहाँ तक का वोल्टेज का हम लोग बारे में समझाने। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, यह ट्रांजिस्टर है इन दोनों ट्रांजिस्टरों के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यह ट्रांजिस्टर कभी कभी क्या होता है कि पावर सप्लाई के आउटपुट का जो वोल्ट होता है वो आवश्यकता से अधिक हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो अगर आवश्यकता से अधिक हाई लो होता है तो उस स्थिति में यहाँ का सूचना इस पावर सप्लाई के आउटपुट की सूचना कि वोल्टेज कम है कि ज़्यादा है, इसकी सूचना इस ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, और यह ट्रांजिस्टर जा कर के यहाँ के वोल्ट को इस ट्रांजिस्टर के काम को और इसके काम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है इसको हम लोग एरर डिटेक्टर ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। यह पावर सप्लाई के गलतियों को डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि पावर सप्लाई से वोल्ट हाई निकल रहा है या लो निकल रहा है, वोल्ट की क्या स्थिति है, उसको यह जो है पावर सप्लाई की गलतियों को डिटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको एरर डिटेक्टर ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है उसका यहाँ बेस होता है, यहाँ कलेक्टर होता है और यहाँ इमीटर होता है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसका नंबर होता है 1815, यानी कि 1815 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में समझने के लिए हम लोग एक एनालॉग मल्टीमीटर लेंगे, और एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा बहुत ही ईजिली ये समझ पाएंगे कि यह ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, और साथ ही साथ यहाँ का ऑप्टो कपलर किस प्रकार से काम करता है उसको बारे में भी हम लोग समझ पाएंगे, और ये सब मिल करके किस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन कंट्रोल करते हैं, और यह ट्रांजिस्टर जाकर किस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन कंट्रोल करता है, और यह ट्रांजिस्टर जाकर किस प्रकार से यहाँ स्विचिंग के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एनालॉग मल्टीमीटर ले लेंगे। तो देखिए यह एनालॉग मल्टीमीटर है। एनालॉग मल्टीमीटर को हम लोग सबसे पहले 50 वोल्ट के रेंज में फिट कर देते हैं, और इस एनालॉग मल्टीमीटर में भी 2 प्रोब यूज़ किए जाएंगे, जिसमें एक का रंग लाल होगा और एक का रंग काला होगा। तो इसके एनालॉग मल्टीमीटर के काला प्रोब को हम यहाँ निगेटिव लाइन में यानी कि ग्राउंड में फिट कर रहे हैं, जिसको हम लोग चिचिस ग्राउंड बोलते हैं, यहाँ फिट कर दे रहे हैं। और फिट करने के बाद अब इस लाल तार से यहाँ वोल्टेज की जांच करेंगे कि पावर सप्लाई से वोल्ट की क्या स्थिति है, वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए और हम लोग यहाँ वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज की जब जांच कर रहे हैं तो लगभग 110 के आसपास वोल्ट जो है शो हो रहा है। अब इसके बाद यही वोल्ट देखिएगा कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, और एक रजिस्टर के द्वारा यही वोल्ट ऐसे होते हुए इस ऑप्टो कपलर के यहाँ टर्मिनल नंबर 1 होता है, जिस पर लगभग आपको 30 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर
50 वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए इसको और चेक करेंगे कि यहाँ पर लगभग हमको 30 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखिएगा कि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 30 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 30 वोल्ट नहीं मिले, ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 पर अगर 30 वोल्ट नहीं मिले, तो ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर की खराबी है। इसके बाद यही वोल्ट 30 वोल्ट यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ वोल्ट मिले और यहाँ नहीं मिले, तो ये समझेंगे कि ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ एलईडी जो होगा वो खराब होगा, यानी कि एलईडी को खराब मानेंगे। और इसके बाद यही वोल्ट ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को चला जाता है। ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं, तो कलेक्टर पर 30 वोल्ट मिलनी चाहिए। वो कहाँ से? तो 110 के लाइन से यहाँ से यहाँ के रजिस्टर के द्वारा, या वोल्ट ऐसे हो तो यहाँ मिलनी चाहिए 30 वोल्ट। अगर 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट प्राप्त हो तो यहाँ निगेटिव लाइन से लगा हुआ रजिस्टर की खराबी होगी। और यही 30 वोल्ट यहाँ से ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के ऐसे होते हुए कलेक्टर को मिलनी चाहिए। इसके बाद ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 6 वोल्ट और इमीटर पर भी लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। कहाँ से? तो 110 वोल्ट का जो लाइन है, इसी लाइन से ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए बेस को और इमीटर को सप्लाई देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो देखिए, ये जो पॉजिटिव लाइन है, इसी पॉजिटिव लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, एक यहाँ से रजिस्टर लगा होता है और रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई देते हैं। और इसके बेस के सप्लाई जो है फिक्स बनाए रखने के लिए देखिएगा कि इसके बेस के साथ यहाँ पर एक प्रीसेट है, और प्रीसेट का दूसरा जो टर्मिनल होता है वह निगेटिव लाइन में एक रजिस्टर के द्वारा निगेटिव लाइन में अर्थ किया जाता है। और आप चाहेंगे तो बेस के वोल्टेज को चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो बेस के वोल्ट को बदलने के लिए यहाँ पर प्रीसेट लगा होता है, और जिसको ट्यूनिंग करके आप यहाँ के बेस के वोल्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इमीटर के बारे में जानेंगे। इमीटर पर लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होनी चाहिए। वो कहाँ से? तो 110 वोल्ट का जो यह लाइन है, 110 का जो लाइन है, वही ये 110 का लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा आपको यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए लगभग 6 वोल्ट। और अगर 6 वोल्ट ज़्यादा मिले तो ये समझिए कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ जो जीनर होता है, तो वो जीनर की खराबी होगी। यहाँ से यहाँ जो है जीनर लगा होता है, 6 वोल्ट से आवश्यकता से अधिक हाई नहीं हो, तो इसके लिए यहाँ पर 8.2 वोल्ट का जीनर लगा होता है। तो ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 6 वोल्ट और इमीटर पर भी लगभग 6 वोल्ट मिलनी चाहिए, जबकि कलेक्टर पर अभी हम लोग चेक किए कि लगभग 30 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। अब हम लोग आगे समझेंगे। इस एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि किस प्रकार से यह ट्रांजिस्टर यानी कि यहाँ का स्टेज काम करता है, और यहाँ का ऑप्टो कपलर किस प्रकार से काम करता है, और यहाँ लगा हुआ ट्रांजिस्टर और यहाँ लगे हुए ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए, मल्टीमीटर को सबसे पहले 10 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे। 10 वोल्ट के रेंज में फिट करने के बाद ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। जैसे ही वोल्टेज यहाँ जांच करेंगे तो देखिएगा कि बल्ब का लाइट में प्रभाव होगा। तो देखिए, यहाँ जैसे ही वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए, जैसे ही वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बल्ब का लाइट जो है हाई हो जा रहा है। वो हाई क्यों हो गया? तो बल्ब का लाइट हाई होने का कारण क्या है कि ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज जब कभी भी लो हो जाएगा, तो ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज कब लो होगा? जब पावर सप्लाई से वोल्टेज अगर लो निकलेगा, पावर सप्लाई के आउटपुट से अगर वोल्टेज लो निकलेगा, कम निकलेगा, तो उस स्थिति में इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो हो जाएगा। और जब बेस का वोल्ट लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ढंग से पावर सप्लाई उस वोल्ट को हाई करने का काम करता है। तो पावर सप्लाई बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस पर और जैसे वोल्ट चेक कर रहे हैं और अगर वोल्ट बढ़ जाए तो ये समझिए कि पावर सप्लाई ऑटोमेटिक ढंग से वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर बेस का वोल्टेज डाउन कैसे हो रहा है? तो मल्टीमीटर के एक तार को ऑलरेडी ग्राउंड में फिट किए हुए, नेगेटिव लाइन में फिट किए हुए हैं। तो इसमें मल्टीमीटर का जो काला तार है वो जो ग्राउंड में फिट है, तो वो ग्राउंड की सप्लाई यानी कि नेगेटिव सप्लाई इस मल्टीमीटर के अंदर ही अंदर काला से होते हुए लाल में प्राप्त हो रही है। और यही नेगेटिव सप्लाई जब यहाँ हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वही इस काला तार की नेगेटिव सप्लाई लाल से होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुँच रही है। और ट्रांजिस्टर के बेस पर जब नेगेटिव पहुँचेगी तो यहाँ वोल्टेज डाउन होगा, और जब वोल्टेज डाउन होता है ट्रांजिस्टर के बेस पर तो उस स्थिति में लेग जो होते हैं वो आपस में कम सटते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्टेज जब डाउन होगा, कब डाउन होगा? तो अभी तो इस मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज बेस का डाउन हो रहा है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है कि जब कभी भी पावर सप्लाई से अगर वोल्ट लो निकलता है तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा बेस का वोल्ट डाउन हो जाता है। जब बेस का वोल्ट डाउन होता है तो दोनों लेग आपस में कम सटते हैं। जब कम सटेंगे तो ये तो लो वोल्ट का लाइन है। ये ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है यहाँ पर 6 वोल्ट का लगभग सप्लाई हमको प्राप्त होती है, तो ये तो लो वोल्ट का लाइन है।
तो जब दोनों लेग कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट जो है लो वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, और जब यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ भी वोल्ट हाई रहेगा और यहाँ भी वोल्ट हाई होगा। ये क्योंकि 30 वोल्ट का लाइन है, 30 वोल्ट जो होता है वो हाई वोल्ट का लाइन है, तो ये हाई वोल्ट होना यहाँ पर है। और जबकि ऑलरेडी जब ये दोनों लेग नहीं सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट भी हाई होगा। तो जब दोनों लेग का वोल्ट हाई होता है तो यहाँ हम लोग ऑप्टोकपलर के बारे में पहले ही जान चुके हैं, पिछली वीडियो के ज़रिए जान चुके हैं कि जब ऑप्टोकपलर के 1 नंबर और 2 नंबर अगर दोनों लेग का वोल्ट हाई होगा, एक का वोल्ट तो ऑलरेडी हाई रहता है 1 नंबर का, और 2 नंबर का वोल्ट कब हाई होगा, जब यहाँ का वोल्ट जब लो हो जाएगा तो उसी स्थिति में बेस का वोल्ट लो होगा। जब बेस का वोल्ट लो होगा तो दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो इमीटर पर तो लो वोल्ट है, वो लो वोल्ट यहाँ प्राप्त नहीं होगा, तो दोनों लेग का वोल्ट हाई होगा, तो दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। आपस में क्या सटेंगे, तो कम सटेंगे। यहाँ पर सटेंगे तो क्या होगा, तो ये NPN ट्रांजिस्टर नहीं होकर के यह PNP ट्रांजिस्टर है। और जब इसके दोनों लेग आपस में कम सटेंगे तो यहाँ तो निगेटिव वोल्ट है, जो कि थोड़ा देर पहले हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा चेक किए कि यहाँ पर -1 वोल्ट देते हैं। तो जब ये दोनों लेग कम सटेंगे तो यहाँ का निगेटिव वोल्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। ऑप्टोकपलर का 3 नंबर की निगेटिव वोल्ट यहाँ प्राप्त नहीं होगी। जब यहाँ निगेटिव प्राप्त नहीं होगी तो यह तो PNP ट्रांजिस्टर है। जब PNP ट्रांजिस्टर के बेस का निगेटिव वोल्ट लो हो जाएगा, जब यहाँ का निगेटिव यहाँ मिलना चाहिए, जब निगेटिव जब यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी तो यहाँ का वोल्ट हाई होगा। कहाँ से वो हाई वोल्ट मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से 10 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए रजिस्टर के द्वारा यहाँ का वोल्ट हाई रहेगा। जब ये दोनों लेग आपस में कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट हाई होगा। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट हाई होगा, यह PNP ट्रांजिस्टर है, जब बेस का वोल्ट हाई होगा तो उस स्थिति में इसके दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो उस स्थिति में इसमें का पॉजिटिव वोल्ट यहाँ प्राप्त नहीं होगी, यानी कि यहाँ जो है निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। और जब यहाँ निगेटिव का लेवल हाई होगा तो ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर का बेस का निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। जब निगेटिव हाई होगा तो इसके दोनों लेग कम सटेंगे, यानी कि जब निगेटिव वोल्ट मिलेगा, यानी कि वोल्टेज जब कम मिलेगा तो यह दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। और जब कम सटेंगे तो उस स्थिति में इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट जो है हाई हो जाएगा और स्विचिंग हाई होगा और यहाँ से वोल्ट हाई निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कि वोल्टेज की भी जांच करेंगे तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट फिक्स कर दिए हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर का, और लाल तार से इधर वोल्टेज चेक करेंगे सप्लाई देते हुए, और यहाँ हम लोग वोल्टेज की जांच करें तो देखिए यहाँ सप्लाई दे दिए। और इसके बाद यहाँ जब बेस पर वोल्टेज जब चेक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ का वोल्ट, यानी कि इस ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर हम लोग इस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद अब जो है यहाँ देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर का वोल्ट लगभग एक -1 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। अब देखिए जब यहाँ पर बेस का वोल्टेज जब चेक कर रहे हैं इस एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा तो यहाँ पर वोल्ट लो होगा। क्यों लो होगा, इस मल्टीमीटर के अंदर ही अंदर इस काला तार से लाल तार से होते हुए यहाँ पर नेगेटिव हाई हो जाएगा, यानी कि वोल्ट इसका लो हो जाएगा। जब लो होगा तो देखिएगा कि यहाँ का वोल्ट जो है आपको बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्ट जो है क्या हो जा रहा है, नेगेटिव वोल्ट बढ़ जा रहा है। नेगेटिव वोल्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसके दोनों लेग आपस में कम सटे। जब कम सटे, जब ये दोनों लेग आपस में कम सटेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का निगेटिव वोल्ट यहाँ पर कम मिलेगा। और जब निगेटिव वोल्ट कम मिलेगा, क्योंकि यह PNP है, तो यह दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। और जब कम सटेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आपको कम प्राप्त होगी। और उस स्थिति में यहाँ पर निगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। कब, जब इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो होगा। अभी हम मल्टीमीटर के ज़रिए जो है यहाँ का बेस के वोल्ट को लो कर रहे हैं। जब बेस का वोल्ट लो हुआ तो देखिएगा कि यहाँ का वोल्ट हाई होगा। और जब यहाँ का वोल्ट जब हाई होगा तो ऐसे होते हुए यहाँ का वोल्ट जब हाई हो गया तो यही हाई वोल्ट निगेटिव वोल्ट, यानी कि वह निगेटिव वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ का निगेटिव वोल्ट हाई हो जाएगा। निगेटिव का मतलब है कि यहाँ का वोल्ट जो है पॉजिटिव लो हो गया। जब पॉजिटिव लो हो गया तो यह दोनों लेग कम सटेंगे, क्योंकि यह NPN ट्रांजिस्टर है। तो उस स्थिति में जब दोनों लेग कम सटेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा और स्विचिंग का लेवल हाई हो जाएगा और हाई वोल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ इस एनालॉग मल्टीमीटर को 10 वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए यहाँ ऑप्टोकपलर के टर्मिनल नंबर 2 पर हम लोग वोल्टेज की जाँच करेंगे। तो यहाँ जब जैसे चेक करेंगे तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि बल्ब का लाइट काफ़ी लो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बल्ब का लाइट काफ़ी लो हो जा रहा है। वो क्यों,
क्योंकि इस ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर जो 1 होता है उसको ऑलरेडी यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 30 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। तो यहाँ पर 30 वोल्ट दिए और जैसे यहाँ पर मीटर के द्वारा जब चेक किए तो उस स्थिति में यहाँ का नेगेटिव का लेवल हाई हो गया। वो क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर का जो काला तार है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो वह नेगेटिव इस मल्टीमीटर के अंदर ही अंदर इस लाल तार में प्राप्त हो रही है और वही जब यहाँ चेक कर रहे हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर वोल्ट हाई है और जबकि यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। और जब यहाँ का वोल्ट जैसे ही लो हुआ तो उस स्थिति में पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट लो हो जाता है। तो यहाँ का वोल्ट लो कब होगा? यहाँ का वोल्ट लो कब होता है कि जब पावर सप्लाई से का आउटपुट का वोल्ट जब हाई हो जाता है। तो हाई की स्थिति में तो लो होना चाहिए। तो अगर पावर सप्लाई का आउटपुट का वोल्ट काफ़ी हाई हो जाए तो उस स्थिति में वह हाई वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर चला जाता है। जब बेस का वोल्ट हाई होगा तो यह दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमीटर आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो इमीटर तो जानते हैं कि 6 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर लो वोल्ट है ट्रांजिस्टर के इमीटर पर। तो यहाँ का इमीटर का लो वोल्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को चला जाएगा तो यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। अभी हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए यहाँ के वोल्ट को लो कर रहे हैं और जैसे ही मल्टीमीटर के द्वारा लो किए तो ये आपको मल्टीमीटर के द्वारा लो नहीं करना है। ये ट्रांजिस्टर जो है ऑटोमेटिक ढंग से जा करके यहाँ के वोल्ट को लो करेगा। कब लो करेगा? जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा। तो हाई की स्थिति में तो लो होना चाहिए वोल्ट। अगर पावर सप्लाई से वोल्ट अगर हाई निकले तो उस स्थिति में तो लो होना चाहिए ऑटोमेटिक ढंग से। तो अगर वोल्ट पावर सप्लाई से हाई निकलता हो तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट बढ़ जाएगा और उस स्थिति में यह दोनों लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे तो यहाँ का लो वोल्ट यहाँ चला जाएगा। और यही लो वोल्ट ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 2 को जैसे ही लो वोल्ट मिलता है तो ऑप्टो कपलर के 1 नंबर को हाई वोल्ट और 2 नंबर को जब लो वोल्ट प्राप्त होगी तो उस स्थिति में ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। और ज़्यादा सटेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? जब ये दोनों लेग ज़्यादा कब सटेंगे? जब ऑप्टो कपलर के 1 नंबर का वोल्ट हाई होगा और 2 नंबर का वोल्ट लो होगा। तो अभी लो इस मल्टीमीटर के द्वारा हो रहा है तो इसके दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे। तो जो ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो जब ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे तो उस स्थिति में ये तो जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है वह -1 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर -1 वोल्ट देते हैं। तो ये दोनों लेग जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। यहाँ का नेगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। इस ट्रांजिस्टर के बेस का नेगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। कब है? जब ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे तब, क्योंकि ये तो नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है 1 वोल्ट का लाइन से। तो यहाँ का नेगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा। चूँकि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, जब इसके नेगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा इसके बेस का, तो हम लोग जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस का जब नेगेटिव का लेवल जब हाई होता है तो उसके दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटते हैं। और जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर एमीटर है वह 10 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ जो 300 वोल्ट का जो लाइन है वहाँ से 2 रजिस्टर के द्वारा एक जंपर के द्वारा यह 10 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर का एमीटर। तो जब ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ नेगेटिव का लेवल हाई हो जाएगा तो ये दोनों लेग ज़्यादा सट जाएंगे इसके एमीटर और कलेक्टर। और यहाँ का जो पॉजिटिव वोल्ट होगा वो वोल्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगा। यहाँ का वोल्ट जो है अब यहाँ का वोल्ट जो है हाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के अंदर ही अंदर यहाँ पर आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। कब है? जब इसके बेस का नेगेटिव के लेवल हाई होगा तो ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे और यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पर प्राप्त होने लगेगी। और यही पॉजिटिव सप्लाई यानी कि यहाँ का वोल्ट जब हाई हो जाएगा तो यही हाई वोल्ट ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्ट भी हाई हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट हाई होगा तो ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ बेस पर जो वोल्ट देते हैं वो वोल्ट कुछ मात्रा में जा कर के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से होते हुए इमीटर पर जाकर के समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ का वोल्ट जो है लो हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो होता है तो ट्रांजिस्टर का स्विचिंग लो हो जाता है और यहाँ से जब स्विचिंग लो होगा तो जो पावर सप्लाई का आउटपुट से जो वोल्ट निकलता है वो वोल्ट भी लो हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक ढंग से पावर सप्लाई के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्किट है इनके द्वारा ऑटोमेटिक ढंग से वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हमको समझना ये है कि अगर पावर सप्लाई में अगर वोल्टेज अबनॉर्मल प्राप्त हो, आवश्यकता से अधिक निकले या कम निकले, तो उस स्थिति में इस एनालॉग मल्टीमीटर को 10 वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए अगर ऑप्टो कपलर के नंबर टर्मिनल का वोल्टेज चेक करेंगे और उस स्थिति में अगर बल्ब का लाइट लो हो और हटा देने पर हाई हो जाए तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्किट
में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किट को बिल्कुल सही मानेंगे। कब है? जब यहाँ एनालॉग मल्टीमीटर को 10 वोल्ट करीब में फिट करके जब यहाँ चेक करेंगे और बल्ब का लाइट अगर लो हो जाए तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्टेज चेक करने पर बल्ब का लाइट हाई हो जाए तो ये समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर और इससे रिलेटेड सभी कंपोनेंट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब बेस का वोल्ट यहाँ का जब हाई होगा तो उसी अनुसार से जो है यहाँ का जो है वोल्ट जो है आवश्यकता अनुसार जो है आपका हाई होता है और ऑटोमेटिकली से काम करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ट्रांजिस्टर के बेस को पर वोल्टेज चेक करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा और अगर बल्ब का लाइट हाई हो जाए और हटाने पर लो हो जाए तो ये समझेंगे कि आपका पूरा फीडबैक स्टेज ही बिल्कुल सही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पावर सप्लाई फॉल्टी हो जाता है, तो पावर सप्लाई से किसी भी प्रकार के वोल्ट आउट नहीं होते हैं, पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार के वोल्ट आउट नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में कैसे समझेंगे कि खराबी इधर की है या खराबी इधर की है? यानी कि सेट डेड की स्थिति में कि पावर सप्लाई से बिल्कुल ही वोल्ट आउट नहीं हो तो कैसे समझेंगे कि खराबी इधर की है या इधर की है? तो इसके लिए हम आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि इस सेक्शन को अगर सेट डेड की स्थिति हो, यहाँ से किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं निकले, तो क्या ऑप्टो कपलर के 1-2 से रिलेटेड यहाँ जो स्टेज बने हुए हैं जिसको एरर डिटेक्टर स्टेज बोलते हैं, क्या इधर खराबी है या इधर की खराबी है, वो कैसे समझेंगे? तो आने वाले वीडियो में जो बहुत ही ईजी रूप से हम लोग समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।